नमस्कार। नारी चेतना प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। शायद आपको बचपन का याद होगा जब आपके साथ आपकी सहेलियां होती थी, दोस्त होते थे और आप उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करते थे और इस तरह की बातें होती थी कि घर वालों को भी पता नहीं होती थी कि क्या क्या बातें होती थी। और वो अल्लम गल्लम बातें भी होती थी, कभी कच्ची कैरी की बातें, कभी स्कूल की बातें, कभी टीचर की बातें और कभी साथ वाली सहेली की बातें, और कई बारी वो बातें भी जो कि आमतौर पर नहीं होती, जैसे कि कोई हमें तंग करता है, परेशान करता है, तो कई बारी बच्चे आपस में बातें करते हैं। यही बचपन बड़ा होता है, जवान होता है और सहेलियां तो साथ रहती ही हैं। पर क्या होता है कि कुछ ऐसे ज़िंदगी में पड़ाव आते हैं कि हमारी सहेलियां हमारे साथ नहीं होती, नई सहेलियां बनती हैं, पर हमारा उनके साथ वैसा जमावड़ा नहीं होता जैसा कि हमारा पुरानी सहेलियों के साथ था। तो हम मिस करते हैं ना उन सहेलियों को, उन सखियों को। क्या हो बढ़िया कि जब हम जाएं, जहाँ भी जाएं और हमें कभी परेशानी हो तो वही सखी हमारे साथ आ जाए और हमसे बातें करे, हमें समझाए, और कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ भी अच्छा न्याय करके उसको भी समझाए। ऐसा ही कुछ आज हम प्रयास करेंगे यहाँ पर, जब हम आपको बात करवाएंगे वन स्टॉप सखी सेंटर की इंचार्ज से। पर ये सखी सेंटर क्या है, वन स्टॉप क्या है, ये सब बातें मेरे साथ मेरी को होस्ट नीता, जो कि एक वकील भी हैं, मेरी सखी भी हैं, क्योंकि कुछ मुझे हो तो नीता वहाँ आ ही जाएंगी, पर अगर आपको कुछ हो तो फिर तो आपको भी चाहिए ना सखी। इसी सिलसिले में हम आज नीता और उनके साथ हमारी वन स्टॉप सखी सेंटर पंचकुला की मैडम इंचार्ज जो हैं, उनका नाम है शीनम राणा, और मैडम हमारे साथ हैं और आज उनसे ही बात करेंगे। पर मेरे से ज़्यादा नीता बात करेंगे क्योंकि वो मुझे भी बचाएंगी और आप सबको भी रास्ता दिखाएंगी। जी नीता। जी बिल्कुल, शुक्रिया मैम। आज जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, वो हर गली का, हर मोहल्ले का, हर पब्लिक ऑफिस का भी मुद्दा हो सकता है, हर घर का भी मुद्दा है, ससुराल का भी मुद्दा हो सकता है, अपने ही घर पारिवारिक माहौल का भी मुद्दा हो सकता है। यानी कि हम आज बात करेंगे उस वायलेंस की जो किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह की हो सकती है, ना कि घरेलू हिंसा। तो आज इस विषय पे हम बात करेंगे एक सखी के साथ दो सहेलियाँ। तो सखी एक वन स्टॉप सेंटर है जिनकी इंचार्ज को हमने आज निमंत्रित करा यहाँ पे तो उनको पूछेंगे कि ये आपका वन सखी स्टॉप सेंटर है क्या, वो बाकी सखियों की, बाकी सहेलियों की कैसे मदद करता है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम का आपने मुझे हिस्सा बनाया और तमाम उस महिलाओं का, तमाम उन सखियों की आवाज़ को सुनने की कोशिश करी जो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी जिम्मेदारी के नीचे दब कर रह गई हैं। तो मैं वन स्टॉप सेंटर पंचकुला जो कि सेक्टर 16 में है, वहाँ पे एज ए पैरालीगल हूँ, बट एडिशनल मेरे पास सेंटर इंचार्ज हूँ। ऑल ओवर मैं ही उसको देख रही हूँ। तो इस दौरान मैंने ये देखा कि सखी एक ऐसी सुविधा है जिसको हम इंग्लिश अगर में बात करना चाहेंगे तो वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी छत जिसके नीचे उस पीड़ित महिला को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो बिल्कुल निःशुल्क होगी, और उस सेंटर में हर वो महिला का स्वागत है जो एक पीड़िता है और किसी ना किसी कारण से उसके पास जाने के, रहने के कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, ना उसको कोई सुनने वाला है। तो सरकार द्वारा ये बहुत अच्छी एक स्कीम चलाई गई है जी, जो कि 2019 में पंचकुला में लॉन्च हुई थी। तो सखी सेंटर एक ऐसी सेंटर है जहाँ पे एक महिला जो कि खुद भी आ सकती है, प्लस अपने माइनर बच्चे को भी अपने साथ लेके आ सकती है। उसकी वहाँ पे सबसे पहले वो जो महिला है वो डायरेक्ट भी आ सकती है, एक टोल फ्री नंबर है उसके थ्रू भी आ सकती है, पुलिस के थ्रू भी आ सकती है, कोर्ट के ऑर्डर्स के भी आ सकती है। मतलब कि अगर कुल मिला के बात करें तो महिला के वहाँ आने की कोई भी ऐसी शर्त नहीं है, जो उसको पूरा करने पे ही वो आ सकती है। पीड़िता जो है अपनी प्रॉब्लम लेके अपनी काउंसलिंग के लिए वहाँ सेंटर में आ सकती है, उसको हर प्रकार की जो सुविधा मुहैया कराई जा सकती है उसको वहाँ कराई जाती है।
तो ये जो सेंटर है, सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी प्लस उनके वेल बीइंग के लिए, उनके फ्यूचर को नज़र में रखते हुए इस सेंटर का निर्माण किया है, जो एक अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। इस सेंटर में महिला की ना केवल मानसिक, उसकी शारीरिक, उसकी सोचने समझने, उसकी फाइनेंशियल, अगर उसकी बात करें तो उसकी फाइनेंशियल, उसकी आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, उसकी भी काउंसलिंग की जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हम कहीं ना कहीं वुमेन को एम्पावर करने की भी बात करते हैं, उसको सेल्फ सेंटर्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महिला, जो हमारे हिंदुस्तान की महिला आज भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे खुद को भूल चुकी है। अगर हम वर्किंग वुमेन की बात करते हैं तो देखो, पहले होता था कि महिला सिर्फ घर पे काम करती थी, अब वो चाहे वो सशक्त हो चुकी है, एजुकेटेड है, बट वो डबल काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है, घर में भी काम कर रही है। इसके साथ साथ अगर उसके स्टैंडर्ड उसका डबल हो गया है तो उसकी कहीं ना कहीं उसका शोषण भी डबल हो गया है। वो पहले घर में ही पीड़ित होती थी, अब वो कहीं ना कहीं समाज में, अपनी जॉब प्लेसेस में या कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पे जहाँ वो आ जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसका वायलेंस हो रहा है, उसको शोषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अगर वुमेन को सशक्तिकरण किया जा रहा है तो साथ के साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ के साथ बढ़ रही हैं, और उन पे अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, उनको एक अच्छा सा नियंत्रण देने के लिए जो सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, सखी सेंटर, जिसको हम वन स्टॉप सेंटर भी कहते हैं। मैम, आपने हमें जो ये बातें बताई तो इससे पुराने ज़माने की ये बात भी याद आती है कि जब शादियां होती थी तो लड़कियों के साथ उनकी सहेलियां जाती थी, चाहे वो उस टाइम पे ऐसी स्थिति थी कि दासियों के तौर पे थी, वो उनकी सखियां ही होती थी, क्योंकि उनको जाकर बताना नहीं आता था। तो हालत तो अब भी यही है कि हमें बताना नहीं आता कि कष्ट क्या है। बिल्कुल। और एक फ्लो में चलते रहते हैं। शुरू से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपने ही एडजस्ट करना है, आपने ही सब कुछ मैनेज करना है। तो उस सिलसिले में वो बहुत कुछ सहती हैं पर बता नहीं पाती। नहीं नीता? हाँ बिल्कुल। ये पुराने समय से आज भी समस्या यही है कि उनको एक्सप्रेस नहीं करना आता कि उनको किस बंदे से, किस पर्सन से, कहाँ, किस प्लेस से क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई उनको लगता है कि कोई बंदा या बंदी उनकी है घर की या बाहर, तो दिक्कत ये आती है कि उनको ये नहीं पता चलता कि ये क्या भरोसेमंद बंदा है, चाहे वो घर का कोई सदस्य है, चाहे कोई उसका वर्क प्लेस पे है, तो किस पे भरोसा करके अपनी जो दुख पीड़ा है वो बताए कि किस तरह की हिंसा, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मॉनेटरी है कि उसको घर वाला उसके पैसे नहीं दे रहा है खर्चे के, या वर्क प्लेस पे उसको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, उसको टाइमली उसकी जो पेमेंट नहीं की जाती है, उसका जो मेहनताना होता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है मैम कि उसके लिए वन स्टॉप सखी सेंटर जो एक भरोसेमंद जगह है? बिल्कुल मैम। सबसे पहले हम जैसे ही हमारे पास महिला आती है, हम उसे ये यकीन दिलाते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसके गोपनीय रखा जाएगा। पहले तो हम उसकी बात सुनते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि महिला को पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार के वायलेंस के साथ जूझ रही है। तो हम जब सबसे पहले इनिशियल काउंसलिंग, उसकी साइको काउंसलिंग होती है, जो साइको काउंसलर होता है वो उसकी प्रॉब्लम को क्लासीफाई करता है कि उसको किस प्रकार की जो समस्या है, चाहे अगर वो वर्क प्लेस की समस्या है तो उसके लिए कौन सा कानून या उसके लिए कैसे हेल्प करनी चाहिए, अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके साथ किस प्रकार का, देखो वायलेंस भी कई प्रकार के होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सेक्सुअल, तो उसको क्लासिफिकेशन उसका बहुत ज़रूरी है। महिला को पता ही नहीं है कि उसके साथ अगर ये वायलेंस हो रहा है, क्या उसके साथ ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पिछली जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उसमें हमें यही स्टैंडर्ड दिया जाता है कि जैसे मैम ने बोला है कि आपने ही एडजस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं वो उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको जिम्मेवारी के तौर पे भी अपने वायलेंस को एक्सेप्ट कर लेती है। तो हम जब सेंटर में हमारे आती है तो हम उसे बताते हैं कि भाई अगर ये तेरे साथ, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तेरे को एक शोषण है जिसकी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। तो साइको काउंसलिंग के थ्रू हम उसे क्लासीफाई करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को अगर वो बताती है तो हम उसे बताते हैं कि ये जो दिक्कत है इसका तुम निवारण कर सकती हो। फिर वो हमें बताती हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे पास पैसे की सपोर्ट है, ना घर की सपोर्ट है, अगर मेरे घर में कुछ पता चल जाता है तो मुझे वो घर के अंदर नहीं लेंगे। तो हम उसे एक श्योरिटी देते हैं, एक न्यूट्रलनेस, मतलब उसे एक ऐसे एक सखी के तौर पे उसे यकीन दिलाते हैं कि आप हम अपनी अच्छी बुरी जैसी भी बात है हमारे साथ शेयर करो, हम आपको उसमें आगे मार्गदर्शन आपका करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या आपकी म्यूचुअल काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या आपके हस्बैंड के साथ आपकी बातचीत की ज़रूरत है, या अगर जैसे आप बता रहे हो कि वर्क प्लेस पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या आपकी वो जो प्रॉब्लम है
उसका वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, या उसका कहीं आपकी कंप्लेंट करवानी है, या आपको पुलिस हेल्प चाहिए, या आपको वैसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैम जैसे आपने अभी बात करी, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे आपके पास कोई महिला विक्टिम आई है ना, पीड़ित, तो वो कहती है कि मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, या फिर वो ससुराल से ऐसी पीड़ित है तो उसको लगता है कि मैं वहाँ वापस जाऊँ तो मैं सेफ नहीं हूँ, तो आपके पास ऐसी कोई है व्यवस्था कि आप उसको शेल्टर दे सकते हो, चाहे शॉर्ट टर्म की हो? बिल्कुल, मैं भी साथ में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कई बार होता है महिलाओं को तो हम समझाते हैं अब लड़कियों को कि तेरा घर तो तेरा ससुराल है, तो बहुत बारी होता है कि ससुराल में आधी रात को लड़की को बाहर निकाल देते हैं कि जा अब तूने जहाँ जाना है, तो उस टाइम पर भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता और वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती, तो ऐसी स्थिति में भी क्या करे वो? ऐसी स्थिति के लिए ही वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर का संचालन किया गया है मैम। उस महिला को जैसे अब हम अवेयरनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो छुप छुपा के दबदबा के अगर वो हमारी बात सुन रही होती है तो हम उसे इनडायरेक्टली उसे ये यकीन दिलाते हैं कि आपने अब डरना नहीं है, अगर आपके साथ कुछ शोषण हो गया आप इसको फुली उसका विरोध करें। और अगर रहने की बात बता दूं मैम, तो हमारे पास रहने का पूरा स्थान है, हमारे पास फुली फर्निश्ड और पूरा जो अरेंजमेंट होना चाहिए एक घर की तरह है। हमारे पास किचन है, 5 बेड का प्रोविज़न है, बच्चों के लिए हर प्रकार की निजी जो ज़रूरतें होती हैं, महिलाओं की ज़रूरतें होती हैं, उनके खाना पीना रहना सहना, उनके बाथिंग, जो भी फैसिलिटी एक महिला को घर में मिलती है वो सारी फैसिलिटी हम वन स्टॉप सेंटर में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आप एक उनको शेल्टर प्रॉपर एक घर की तरह वो माहौल देते हो कि आप यहाँ पे पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर हो। बिल्कुल। तो जे आप बात कर रहे हो कि ये शेल्टर दिया आपने, प्रॉपर घर की तरह है, वो कितने दिनों तक वहाँ पे रह सकती है? मान लीजिए उसके पास एक छोटा बच्चा भी है, तो कितनी एज तक का जो बच्चा है आप उसको अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पे रह सकते हो? मैम इनिशियली तो 5 दिन का हमारे पास प्रावधान है। 5 दिन में हम उसकी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसके घर वालों के साथ बात करने की एक ग्रुप काउंसलिंग होएगी जिसमें उसके हस्बैंड को, उसके सास ससुर को, अगर ज़रूरत पड़े तो उनके अगर कोई रिश्तेदार या रिलेटिव कोई इन्वॉल्व हैं तो उनको भी बुला के हम बात करने की कोशिश करते हैं। इन 5 दिनों में अगर हमें कोई फ्रूटफुल अगर कुछ ऐसा पता चलता है कि कोई एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इसका अच्छे से घर बस सकता है, तो हम उसे कोशिश करते हैं जल्द से जल्द, मतलब बेसिकली जो 5 दिनों का एक शॉर्ट टर्म कह लो कि अगर देते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं वो कार्यशीलता देखने हमें प्रयास करने होते हैं कि जल्द से जल्द इसे एक अच्छे और सेफ माहौल में सुलझाया जाए। हाँ जी, समझाया जाए। और अगर 5 दिन में वो चीज़ नहीं होती है तो हम उसको 5 दिन और एक्सटेंड करते हैं। ऐसे करके जो सेंटर इंचार्ज है वो अपने ही लेवल पे 20 दिन तक उस महिला को वहाँ तक रख सकती है। तो बच्चे की जो बात मैंने करी है, तो किस एज तक का बच्चा है वो अपने साथ वहाँ पे रख सकती है? बच्चा हर एज का, महिला तो हर एज की रह सकती है, बट जो अगर मेल चाइल्ड की बात करें तो 8 साल के अंदर अंदर वो बच्चा वहाँ रह सकता है। 8 साल का मेल जो बच्चा है वो रह सकता है, मेल चाइल्ड। तो ये जो हमने विक्टिम की बात करी है, वायलेंस जो आपके पास आ सकती है, उस विक्टिम की क्या एज है? मतलब कोई पर्टिकुलर एज है कि इतनी कम से कम छोटी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी एज ग्रुप की हो, या किसी भी एज ग्रुप की आपके पास वो पीड़ित आ सकती है? मैम किसी भी एज की आ सकती है, बट प्रोवाइजो ये है कि अगर 18 साल से कम वाले बच्चे आते हैं हमारे पास तो हम उनको इनिशियली काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद हम उनको CWC के आगे रिकमेंड करते हैं, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही डिसाइड करती है कि बच्चे का माइंड कितना डेवलप है, या उसको किस तरह के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, या उसकी एजुकेशन तो नहीं कहीं चैलेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को भी हम नज़र में रखते हुए उस बच्चे को आगे CWC या चाइल्ड CCI जो हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, हम वहाँ रेफ़र कर देते हैं। जी मैम, ये बताइए कि किसी ने कॉल करना हो, क्योंकि आपने जैसे हमें पहले बताया कि 24 घंटे 7 दिन आप लोग अवेलेबल हो, तो किसी ने कॉल करना हो तो किस नंबर पे बात करेंगे? मैम 181 टोल फ्री नंबर है 181। तो हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं को जो आंगनवाड़ी सेंटरों में या आम अगर हम जहाँ पे महिलाएं इकट्ठी होती हैं डिस्पेंसरीज़ में जैसे टीकाकरण होता है तो हम वहाँ पे छोटे छोटे कैंप लगाते हैं। तो उन महिलाओं को हम समझाने की, उनको नंबर रटाने की पूरी कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी महिला को, चाहे अगर आप नहीं हो, आपका कोई रिश्तेदार है, आपकी कोई आगे सखी है या आपकी पड़ोसन है, तो आप अगर 181 पे टोल फ्री नंबर पे अगर कॉल करते हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। इमरजेंसी अगर कोई चाहिए तो 112 पुलिस हेल्प के द्वारा हम उसको रेस्क्यू भी करवाते हैं मैम।
तो मैम जैसे आपने बात करी कि इस टोल फ्री नंबर पे आपकी सखी कोई फ्रेंड कंप्लेंट कर सकती है या कोई पीड़ित डायरेक्टली भी आ सकती है, तो इसके अलावा उसका कोई फैमिली का मेंबर, कोई सदस्य या वर्क प्लेस का कोई जो उसका कुलीग है वो भी आ सकता है कंप्लेंट करने? बिल्कुल मैम, अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो वो महिला सीधे तौर पे नहीं आना चाहती तो वो उसकी कोई आगे सखी या उसके परिवार में उसकी मम्मी, उसके पापा या उसका कोई भी रिलेटिव जिस पे वो पूरा भरोसा करती है, जो उसकी कंप्लेंट की सच्ची और सही जानकारी दे सकता है, तो उस पर वो कार्रवाई जरूर होती है मैम। तो मैम इसमें बहुत बारी ये होता है कि वायलेंस मेंटली, तो आपने बोला कि साइकोलॉजिकल उसका जो होता है आप उसको हेल्प करते हो ना, हर तरह से उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करते हो। पहले तो आपको उसको ये अपना धरावास देते हो कि आप यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर हो, और हमसे जो अपनी पूरी बात शेयर कर सकते हो, मन की बात आपसे बात की जा सकती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को मेडिकल की फैसिलिटी की ज़रूरत है, किसी के साथ कोई मार पिटाई हुई है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हुई है, चाहे घर पे हुई है, चाहे पेरेंटल होम में है, चाहे वो उसके शादीशुदा जो उसका घर है वहाँ पे, तो आप मुझे बताइए तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में आप उसकी क्या हेल्प करते हो? मैम हमारी गाइडलाइंस में ही लिखा हुआ है कि विदिन 2 किलोमीटर सेंटर का निर्माण होना चाहिए। तो जो सेक्टर 16 का जो सेंटर है वो डिस्पेंसरी के अंदर ही है। तो जैसे ही हमारे पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, सबसे पहले हम इवन कि साइको काउंसलिंग से पहले हम उसको मेडिकल हेल्प के लिए भेज देते हैं। तो जैसे ही उसको फर्स्ट एड या उसके साथ कोई MLR कटनी हो तो पहले वो कटती है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग होती है, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर उससे पूछा जाता है कि वो आगे की क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी को हम सबसे नंबर 1 पे ही रखते हैं अगर मेडिकल केस आता है कोई हमारे पास। जी, तो मैम एक बात ये भी बताइए कि ये जो आइडिया है सखी का, ये कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी सखी सेंटर की? मैम ये जो एक निर्भया रेप केस हुआ था उसके बेस पे ही इसकी ज़रूरत महसूस की गई, जिसके अनुसार कि महिला को उसमें आपको पता ही होगा उस केस में एक ऐसा ही था कि वो पूरी रात वो महिला, उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर उनको मेडिकल के लिए उनको इतने ज़्यादा चैलेंज हुए, उनको पता ही नहीं कि पुलिस के साथ कैसे बात करनी है या पुलिस ने उनके साथ कोऑपरेट किया नहीं किया, जो भी रहा। तो निर्भया जो रेप केस जो है इसका बेस है, और इसका शुरू में नाम भी निर्भया के द्वारा ही रखा गया, और जो स्कीम का वो जो ऑब्जेक्टिव है या जो मेमोरेंडम है वो भी निर्भया के ऊपर ही है। तो इस स्कीम को जो फंड करते हैं वो निर्भया फंड के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आता है। जी, तो जैसे मैम आपने बात करी है कि निर्भया कांड की हमने बात करी है कि उस रात को बहुत ही भयानक हादसा हुआ, उसको ये नहीं पता था कि कहाँ मेंटली या मेडिकली या पुलिस की असिस्टेंस के लिए, सहायता के लिए किसको पुकारा जाए, कहाँ जाया जाए, है ना। तो आप मुझे बताइए, वन स्टॉप सखी सेंटर जो है इसमें पुलिस की एड जो असिस्टेंट है उसमें आप कैसे हेल्प करते हो किसी पीड़ित की? मैम जैसे ही हमारे पास कॉल आती है या वो महिला खुद चल के आती है तो हम 112 पे कॉल करते हैं जी, ठीक है। 112 में पहले था दुर्गा शक्ति, तो जो साथ के साथ ही आ जाते थे। 112 पंचकुला में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जैसे ही कॉल जाती है विदिन 5 या 4 मिनट आपके पास पुलिस होती है, तो हम उनको एक उनकी एंट्री करवाते हैं प्रॉपर, और फिर उनको ब्रीफ करते हैं केस को। तो इस केस में ये चीज़ें होनी चाहिए, और एक अपनी काउंसलिंग रिपोर्ट हमारी जाती है कि आपने इसमें ये चीज़ करनी है। और पुलिस भी हमें बहुत अच्छा हमारे साथ कॉपरेशन करती है मैम। पुलिस साथ के साथ उस पर कार्रवाई करती है, और कभी मेरे कार्यकाल में तो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं इंसिडेंट कि पुलिस ने कभी मना किया हो या कोई। पंचकुला की पुलिस काबिले तारीफ़ है कि उनको जैसे ही हम रिपोर्ट करवाते हैं वैसे ही वो हमारे पास पहुंच जाते हैं, और जो भी आगे की बनती कार्रवाई है वो उसमें जल्द से जल्द अपना योगदान देते हैं। मतलब कि किसी महिला को कोई समस्या है तो पहले 181 पे कॉल करे और फिर 112 पे आप कॉल करो, या वो महिला सीधे भी 112 पे भी कॉल कर सकती है मैम। जैसे अगर उसको लग रहा है, कई बार क्या होता है कि महिला इतने ज़्यादा वायलेंस में आए, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस उसको अचानक से 112 याद आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 181 पे करे, 112 पे भी कर सकती है। और अगर 112 उसको नहीं समझ आ रहा तो 181 पे भी कर सकती है। 181 पे क्या होता है कि मैम डायरेक्ट कॉल आती है, वो मैं ही उठाती हूँ, चाहे रात के 2 बजे कॉल आ रही है, चाहे 12 बजे कॉल आ रही है, चाहे जैसे भी आ रही है। तो सबसे पहले उस महिला की सेफ्टी हम डिसाइड करते हैं कि मान लो वो महिला किसी मार्केट में खड़ी है या उसको सहायता की ज़रूरत है, या वो किसी मेल पर्सन के साथ बात ही नहीं करना चाहती,
तो हम उसे 181 पे जैसी कॉल आती है तो हम 112 पे सबसे पहले एक फीमेल साथ में ज़रूर बुलाते हैं कि एक फ़ीमेल कांस्टेबल ज़रूर होनी चाहिए साथ में, जो उस महिला को एक सेफ़ और सही इन्वायरमेंट का अश्योरेंस करवाए। तो जैसे ही वो हमारे पास आती है तो हम 112 के थ्रू उसके अपने सेंटर में ही उसकी स्टेटमेंट करवाते हैं। अगर वो नहीं जाना चाहती तो हमारे सेंटर में ही उसकी स्टेटमेंट नोट होगी, और वीसी की प्रोविज़न है, अगर कहीं उसको वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ती है तो हम उससे साथ के साथ वो भी करवाते हैं। आप भी एक लेडी होने के नाते, एक लेडी ऑफिसर हो आप उस डिपार्टमेंट में, तो आप इतना अच्छा कर्तव्य निभा रहे हो कि 24/7 आप भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो। बिल्कुल। नारी चेतना में ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात लग रही है ना। वैसे काफ़ी मुश्किल भी होता होगा कि आपके घर में भी कहते होंगे कि ये तो डॉक्टर की तरह हैं कि रात को भी इमरजेंसी कॉल्स आ गई, तो आपकी फैमिली लाइफ पे भी थोड़ा बहुत इससे इफेक्ट पड़ता होगा। होता है मैम, शुरू में बहुत होता था, मैं पर्सनली ले लेती थी कंप्लेंट्स को, फिर मैं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करती थी। बट अब कहीं ना कहीं इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन रहती है कि अगर हमने किसी एक महिला की भी हेल्प करी है तो हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारी जॉब में सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से। तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं वो फीडबैक हमें जब मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और ख़ुद से भी अच्छा लगता है जब हमें कोई लोग दुआएं देते हैं कि भैया आपने हमारा घर बसा दिया। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो देखो हर उसमें आते ही हैं, बट हमारी यही कोशिश रहती है कि हमने उसकी हेल्प करनी है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, तो हम वो करते हैं मैम। जी, तो मैम ये बताइए कि जब आप आसपास देखती हैं अपनी सोसाइटी को, हमारे समाज को, तो आप ये भी देखती हैं कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा, कि अब हम सहते ही नहीं हैं। बात भी सही है कि जब पढ़ लिया, इतना कमा लिया, तो फिर क्यों सहना, थोड़ा सा तो सही है इसमें। पर थोड़ी सी ये बात भी है कि दूसरी तरफ से ग्रोइंग अप का इशू है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जब हम काम करने जाते हैं तो जिस स्थल पर हम काम करते हैं, कार्यस्थल पर काम करते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो लड़कियों के साथ होता ही है, कुछ ना कुछ समस्या तो आती ही है। और फिर वो बेचारी कितनी बारी दब के रह जाती हैं, क्योंकि वो पैसे तो चाहिए उनको। और कई बारी होता है कि वो एकदम से गुस्सा आता है और वो सारा तनाव वो झेलती हुई वो घर आती हैं और घर में भी परेशान होती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? मैम, वायलेंस एक तरह का इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी महिला के साथ एक वायलेंस हो रहा है ना, तो वो ज़रूरी नहीं कि उसके साथ एक ही हो रहा है, वो इंटरकनेक्टेड है। वो कहीं ना कहीं मेंटली भी वायलेंस उसको हो रहा है, उसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ भी हो रहा है, उसके साथ साइकोलॉजी भी हो रही है उसके साथ। तो जब सारे वायलेंस मिलके एक रूप धारण करते हैं तो वो महिला अपने आप को इतना हेल्पलेस महसूस करती है कि वो फिर ये सोचना शुरू कर देती है कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। या मैं अपनी, इवन कि हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं महिला जीना ही नहीं चाहती, महिला उस स्टेज तक पहुँच जाती है कि उसे आगे दिखता है कि आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरा यही है कि मैं अपने इस जीवन को नष्ट कर दूँ। तो उन चीज़ों पे, उन हालातों में मैम, मैंने जैसे आपको बोला कि हम उसके जो वायलेंस है उसको सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं। अगर उसके साथ देखो पॉश है, एक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कि अगर किसी महिला के साथ कामकाजी स्थान पे कुछ किसी प्रकार का वायलेंस हो रहा है तो हम उसको उस हिसाब से उसकी काउंसलिंग करते हैं कि आपकी जो सबसे पहले कंप्लेंट है आईसी में बनेगी। आपके ऑफिस में एक आईसी बनी होती है, आजकल हर एक ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी होती है, जिसमें वो महिला सबसे पहले अपनी कंप्लेंट दे सकती है। अगर हम उसको साथ के साथ उसकी पैरवी करते हैं, फॉलोअप लेते हैं, और फिर अगर वो देखो अगर उसके साथ वर्क प्लेस पे वायलेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं घर भी किसी ना किसी ख़राब मूड से आएगी। तो अगर उसे आगे वो समझने वाला नहीं है तो उसके साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस भी होगा। तो एक महिला एक सिंगल वायलेंस से ग्रस्त ना होकर उसके साथ चारों तरफ वायलेंस की जब सिचुएशन आती है तो फिर सखी सेंटर का रोल तब वहाँ शुरू हो जाता है, जब हम उसे एक ठहराव देते हैं जो उसको उस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने भी बताया कि डाइवोर्स रेट में बहुत ज़्यादा जल्दी, तो मैम हमने अपने इसमें देखा है कि कई बार क्या होता है कि डाइवोर्स के डिसीजन इतने जल्दी लिए जाते हैं कि 2, 4, 5 साल बाद उनको महसूस होने लग जाता है कि शायद कोई मुझे समझाने वाला होता तो शायद मेरा आज घर बसा होता। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमने भी देखी हैं। तो वन स्टॉप सेंटर में जब काउंसलिंग होती है महिला की, तो उसे ना केवल डाइवोर्स का ही पता होता है, उसको इतना भी बताया जाता है
कि आप अपना घर बसाएं, एक और शुरुआत करें। हमने उसको कोर्ट और कचहरी या थानों में बाद में लेके जाना, सबसे पहले हम उसको उसके घर लेके जाएंगे। हमारी यही कोशिश होती है कि उसका घर बस जाए। जैसे कि मैम वन स्टॉप सेंटर का जो काम है वो ये है कि हमने घर बसाना है, घर तोड़ना नहीं है। बिल्कुल। तो नीता, जाते जाते आप अंतिम सवाल पूछेंगी मैम से? हमारा जो समय है वो लगभग ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल। जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें जो आपके सेंटर में जिस किसी को भी आना है जो पीड़ित है, वो किस मैरिटल स्टेटस की या किस फाइनेंशियल स्टेटस की है या किस रेस या एज की, कलर की, कास्ट की, कुछ ऐसा भी है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर है कुछ ऐसा? स्कीम बिल्कुल न्यूट्रल है मैम, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि किस एज की, किस रेस का, सेक्स, कुछ भी नहीं है। महिला एक महिला है, वो बच्ची भी हो सकती है, वो यंग भी हो सकती है, वो बुज़ुर्ग भी हो सकती है, वो सीनियर सिटीजन भी हो सकती है। तो महिला किसी भी प्रकार की हो और किसी भी प्रकार का वायलेंस उसके साथ हुआ हो तो वो महिला वन स्टॉप सेंटर में आ सकती है। मैम जाते जाते आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहती हैं, खास तौर पे महिलाओं से? मैम मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि महिलाएं चाहे आज जितना मर्जी हम पढ़ लिख जाएं या कितना, बट एक सेल्फ सेंटर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। बिल्कुल भी हम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ पे इस कदर ना दबें कि हमें अपनी सुध बुध ना रहें, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सुध बुध ना रहें। और साथ ही साथ मैं महिलाओं को ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि ठीक है, हम पढ़ लिख गए हैं, हम इंडिपेंडेंट बन गए हैं, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं सामने वाले पक्ष का भी थोड़ा सा आपको उसका भी मान तान थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचोगे कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचोगे। तो जो भी आज की महिला है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो बड़ी है, वायलेंस उसके साथ हो रहा है और इतना वायलेंस हो रहा है कि असहनीय है, तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए। और आगे हम आपका साथ देने के लिए खड़े हैं। आप सेंटर में आएँ, अपनी काउंसलिंग लें, आप अपना घर बसाएं और खुश रहें, यही हमारी मंगल कामना है मैम। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, और यही हमारी मंगल कामना भी है कि आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। और आज हमारे प्रोग्राम में श्रीमती शीनम राणा, जो कि सखी वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज हैं पंचकुला की, वो हमारे साथ थी और साथ में नेता थी। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद।